इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन जेई मेंस। ध्यान से देखना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बड़ी सिंपल सी हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो एक जो डी बनाया जाता है वो तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बनाया जाता है, जानते होगे। फिर D1 या जिसको कभी कभी अपन DX भी बोलते हैं, वो कैसे बनता है? वो बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको यहां पर पुट करते हैं। तो देखो D1 D2 D3 बना, और ये दोनों कॉलम एज इट इज रखते हैं, तो B1 B2 B3 और C1 C2 C3 सेम रहता है। जब D2 या DY भी बोलते हैं कभी कभी इसको, DY जब बनाते हैं तो Y वाले जो कोफिशिएंट थे उनकी जगह आ गए कोफिशिएंट कांस्टेंट वाले, कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट आ गए, बाकी दोनों सेम। और जब DZ या D3 बनाते हैं तो Z वाले कोफिशिएंट्स की जगह D1 D2 D3 यानी कांस्टेंट वाली टर्म डालते हैं, और बाकी सारा कुछ एज इट इज रहता है। ये 4 डिटर्मिनेंट निकालने के बाद x, y और z की वैल्यू निकाली जाती है यूजिंग x की वैल्यू d1 अपॉन डी, y की वैल्यू d2 अपॉन डी और z की वैल्यू d3 अपॉन डी। ये वाला पार्ट मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आपको आता होगा, ध्यान होगा कि d कैसे बनाया जाता है, d2 कैसे बनाया जाता है, d1 कैसे बनाया जाता है और d3 कैसे बनाया जाता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जल्दी से बता दो, चैट को मैंने ऑन कर दिया है। यस 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 यस, रिपीट यार, ये पार्ट रिपीट करने लायक है क्या यार? कमाल करते हो। ये तो सबको आता होगा ना यार, रिपीट। चलो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दे रखी है, तो एक डिटर्मिनेंट बनाओ इस A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 से। और फिर एक D1 बनाओ जिसमें x के कोफिशिएंट हटाकर कांस्टेंट टर्म्स डाल दो। फिर D2 बनाओ जिसमें y के कोफिशिएंट हटाकर कांस्टेंट टर्म डाल दो। D3 बनाओ जिसमें z के कोफिशिएंट हटाकर कांस्टेंट टर्म डाल दो। फिर D1 अपॉन डी करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, D2 अपॉन डी करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और D3 अपॉन डी करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलो अब मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं और कुछ काम की बातें डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से। ये बात तो आपको समझ में आती होगी कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, और ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है। ये बात समझ में आती है। दूसरा, A1 B1 C1, A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप, ये पहले प्लेन का नॉर्मल है। ये भी जानते हो, 3D ज्योमेट्री में पढ़ते हैं अपन। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 बेसिकली तीनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट है। अब सपोज इसकी वैल्यू आ गई 0 के बराबर, सपोज, इसका मतलब P1 P2 और P3 तीनों के जो नॉर्मल थे वो कोप्लेनर हैं। ये बात समझ में आती है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ में आई होगी। चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। तुम तो इतना समझ लो कि ये P1 P2 और P3 जो 3 प्लेन हैं, 3 जो प्लेन हैं, उनसे अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 से जो डिटर्मिनेंट बनाया है वो बेसिकली इनके नॉर्मल्स का डिटर्मिनेंट बन रहा है। N1 वेक्टर का, N2 वेक्टर का और N3 वेक्टर का, इनसे एक डिटर्मिनेंट बना है। और ये बाई चांस अगर 0 आता है, इसका मतलब तीनों वेक्टर हैं N1 N2 N3 वो कोप्लेनर हैं। तो तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो वो 3 प्लेन या तो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे या फिर वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। देख लो, ये पहले का नॉर्मल, ये दूसरे का नॉर्मल और ये तीसरे का नॉर्मल एक ही प्लेन में, जो ये लैपटॉप का जो प्लेन है उसी प्लेन में तो दिखाई दे रहे हैं तीनों, N1 वेक्टर, N2 वेक्टर और N3 वेक्टर। ये बात समझ में आई हो? ये बात अगर समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दोबारा बतानी हो तो बता देना। क्लियर है? समझ गए? गुड 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 गुड, क्लियर। तो मैं चैट को वापस से ऑफ कर रहा हूं और दूसरी काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने ये कहा कि अगर d की वैल्यू अगर 0 आती है तो प्लेन्स का 2 तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक, ये वाला जो है इसमें तो दिख रहा है ना कि कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं तीनों प्लेन में, और इसमें आने वाले हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
क्योंकि तीनों प्लेन एक ही लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डी दोनों में 0 आएगा क्योंकि n1 वेक्टर, n2 वेक्टर और n3 वेक्टर एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। यहां भी n1 वेक्टर, n2 वेक्टर और n3 वेक्टर एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, तो डी तो दोनों में 0 आएगा। यानी डी के 0 आने पर नो सॉल्यूशन भी आ सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है। सबसे ज्यादा पेन तो इसी में होता है। अब अगली बात, अगर ये वाला डायग्राम बन रहा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि P3 विल बी इक्वल टू कुछ लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2। लास्ट जो बात मैंने पूछी है वो हजम होती हो तो जल्दी से यस लिखना। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, यानी कि फैमिली ऑफ प्लेन बन रहा है, तीनों एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P3 विल बी इक्वल टू कुछ लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2। फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स कैसे? फैमिली ऑफ प्लेन्स की सहायता से 3D ज्योमेट्री में फैमिली ऑफ प्लेन नहीं पढ़ा क्या? 3D ज्योमेट्री में फैमिली ऑफ प्लेन पढ़ते हैं ना यार। कुछ P3 इज इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। हाँ, लाइक फैमिली ऑफ सर्कल, बिल्कुल। हाँ, क्लियर, गुड 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 गुड। तो अगर P3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2 अगर होगा तो ध्यान से देखना P3 का जो x का कोफिशिएंट है A3, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2, लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2। फिर जो B3 है दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1 प्लस म्यू टाइम्स B2, और जो C3 है वो भी लैम्डा टाइम्स C1 प्लस म्यू टाइम्स C2 होगा, पक्का होगा। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। आ गई? नहीं आई? रिपीट। चलो दोबारा देख लो यार। मैं बेसिकली तुम्हें थोड़ा छोटा तरीका बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो इजी वाला जो तरीका है, जो थोड़ा लंबा है, वो भी बता देता हूं, वो भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये फैमिली ऑफ प्लेन बनेगा तो ये जो P3 था दिस विल बी लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2 ऐसा बनेगा। फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि P3 कौन है? P3 है A3x प्लस B3y प्लस C3z। ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स P1 का पार्ट A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस म्यू टाइम्स P2 का पार्ट A2x प्लस B2y प्लस C2z। अब जो x का कोफिशिएंट है जो कि है A3, इधर से x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2, लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2। उसी तरह से B3 जो y का कोफिशिएंट है, ये रहा y का कोफिशिएंट, वो भी लैम्डा टाइम्स B1 प्लस म्यू टाइम्स B2 आएगा। और जो z का कोफिशिएंट है C3, वो भी लैम्डा टाइम्स C1 प्लस म्यू टाइम्स C2 आएगा। मैंने ये जो इक्वेशन थी उसमें सबकी वैल्यू पुट करी है और x का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर किया, y का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर किया, z का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर किया। वो सेम आने चाहिए क्योंकि फैमिली ऑफ प्लेन बन रही है। अब समझे कि नहीं समझे? जिन लोगों ने नो लिखा था वो समझ गए कि नहीं समझ गए? आ गया। गुड। हाँ, ये सिर्फ d इक्वल टू 0 की सारी बात चल रही है। सारी दिक्कतें तब आती है ना जब d इक्वल टू 0, उसी में तो दिक्कत आती है। अब अगर देखो A3 B3 C3 ये सारे मैच हो गए। अगर D3 की वैल्यू भी लैम्डा टाइम्स D1 प्लस म्यू टाइम्स D2 आ जाए तो आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर D3 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स D1 प्लस म्यू टाइम्स D2 नहीं आई, अगर ये नहीं आई तो आएगा जीरो सॉल्यूशन। ये कैसे सर? मेरे भाइयों, मैंने क्या कहा कि फैमिली ऑफ प्लेन बनने का मतलब x वाले कोफिशिएंट भी आपस में मैच करने चाहिए, लैम्डा P1 प्लस म्यू P2, y वाले कोफिशिएंट भी मैच करने चाहिए, z वाले कोफिशिएंट भी मैच करने चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी तो मैच करनी चाहिए।
इस वाले डायग्राम में क्या होगा, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, इसमें डी जीरो हो रहा है, यानी कि एक्स वाई और जेड वाले कोफिशिएंट तो आपस में मैच कर रहे होंगे, लेकिन जो कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट्स हैं वो डी थ्री इज इक्वल टू लेमडा डी वन प्लस म्यू डी टू को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। देखो ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, इसकी आप इसके एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट में चेंज ना करूं तो उसकी डायरेक्शन तो सेम बनी रहेगी। उसकी मैं कांस्टेंट टर्म चेंज करता जाऊं तो ये ऊपर नीचे खिसकता जाएगा। तो ऊपर नीचे खिसकते खिसकते जब ये यहां पर पहुंच जाएगा तब आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पर जब पहुंच जाएगा तो कांस्टेंट टर्म भी फैमिली ऑफ प्लेन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और अगर यहां पर नहीं पहुंच के यहीं पर पड़ा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म फैमिली ऑफ प्लेन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। समझ में आया हो? तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको बड़ा इजी लगने वाला है। अगर समझ में नहीं आया हो तो लंबा मेथड तो अपन जानते ही हैं, जो कि मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। बताओ, जल्दी से बता दो। स्टिल नहीं समझ में आया हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, उसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल क्लियर, गुड गुड गुड, मजा आ गया सर, गुड। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हो सकता है आपने ये वाला मेथड पहली बार देखा हो। जो आपने देखा होगा वो इस तरह का होगा, d is not equal to 0 then the system will have unique solution। ये मोस्ट इजी वाला पार्ट है कि d नॉट इक्वल टू 0 यानी सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर d 0 है तो d 0 तो होने का मतलब कहीं पैरेलल या कोइंसिडेंट प्लेन तो नहीं है, तब भी d 0 आ सकता है। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। d अगर 0 है देन फर्स्ट चेक फॉर पैरेलल और कोइंसिडेंट प्लेन। बाई चांस दो प्लेन पैरेलल हो, तीसरा कट कर रहा हो। पैरेलल प्लेन तो पहचान पाते हो ना यार, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। और बाई चांस अगर ये वाला इक्वल टू होता 2 तो दोनों प्लेन कोइंसिडेंट हो जाते। तो दो प्लेन पैरेलल हो, तीसरा प्लेन कट कर रहा हो, नो सॉल्यूशन। दो प्लेन कोइंसिडेंट हो जाए, तीसरा प्लेन कट कर रहा हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों के तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो गए, सेम ही बन गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों के तीनों प्लेन पैरेलल बन गए, नो सॉल्यूशन। यानी अगर बाई चांस क्वेश्चन को देखकर आपको लगे कि यार कोई दो प्लेन पैरेलल हैं या कोई दो प्लेन कोइंसिडेंट हैं, तो आप डायग्राम से बड़ी इजीली समझ सकते हो कि उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं या जीरो सॉल्यूशन आने वाले हैं। तीसरी बात, इफ d इज इक्वल टू 0 बट एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो देन द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन ना आए उसको बोलते हैं अपन इनकंसिस्टेंट, एंड इट विल हैव नो सॉल्यूशन। तीनों में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए और d जीरो रहे तो सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। और अगर चारों के चारों जीरो हो जाए देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट पैरेलल प्लेन नहीं होने चाहिए। ये सारे जीरो हो गए, वो तो पैरेलल प्लेन तो बड़े आराम से आपको दिख ही जाएगा। अब सर ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन मैं तो अभी भी क्वेश्चंस को देखकर घबराता हूं कि यार कैसे डिसाइड करूं, नो सॉल्यूशन आने वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं। सबसे आसान पार्ट तो है कि d अगर नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर d इक्वल टू 0 है देन फर्स्ट चेक फॉर पैरेलल और कोइंसिडेंट प्लेन्स एंड डिसाइड द कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंगली। पैरेलल प्लेन, कोइंसिडेंट प्लेन, उनकी कंसिस्टेंसी, उनके कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये आप बड़ी इजीली डायग्राम बनाकर देख सकते हो। ये वाला पार्ट सबसे आसान, इफ d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए और d जीरो हो जाए। इसको याद रखने का तरीका क्या है, x की वैल्यू होती है d1 अपॉन डी, y की वैल्यू होती है d2 अपॉन डी, और z की वैल्यू होती है d3 अपॉन डी। ठीक है, नीचे सब जगह जीरो बन रहा है, तो आप यूं सोचो कि वैल्यू अगर x और y और z की अगर वैल्यू चाहिए तो ऊपर भी जीरो बनना चाहिए। ये एक्चुअल में नहीं है, ये तरीका बता रहा हूं याद रखने का, कि नीचे अगर जीरो बन रहा है तो कुछ वैल्यू आने के लिए ऊपर भी जीरो बनना चाहिए, इतना याद रखना। बाई चांस अगर ऊपर नॉन जीरो बन रहा है, 2y जीरो बन रहा है, तो बोल देना कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। और अगर सारे के सारे जीरो हो गए देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। स्टिल अगर अभी भी दिक्कत आ रही हो, मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे लिए मैंने, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, उनके थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़े आगे। क्वेश्चन ये लो, क्वेश्चन
करो क्वेश्चन करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सिस्टम हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन। मोर देन 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही तो मतलब हुआ। तो आपको कुछ कुछ वैल्यू निकालनी है। ओके, मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो एक सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझने की है, हो सकता है एक पेज ऐड करना पड़े, पहले ही ऐड कर लेते हैं अपन। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि मोर देन 2 सॉल्यूशन का मतलब है सिस्टम शुड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पहली कंडीशन क्या? कि डी 0 होना चाहिए। तो डी को 0 किया अपन ने, 1 1 1 1 2 3 3 2 लैम्डा। ठीक, सॉल्व करने पर यह आया 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 9 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो बना 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 9 प्लस नहीं, यह आ जाएगा माइनस का 4, ये 6 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 1 आ चुकी है। लैम्डा को 1 होना ही पड़ेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो डी को 0 करना पड़ेगा। डी को 0 करने का मतलब लैम्डा को 1 होना ही पड़ेगा। लैम्डा 1 होने पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लैम्डा 1 होने पर पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा को 1 डाल दिया मैंने तो बचा z इज इक्वल टू म्यू। दिस सिस्टम शुड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी फैमिली ऑफ प्लेन बननी चाहिए। लैम्डा यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ए यूज कर रहा हूं। ए टाइम्स P1 प्लस बी टाइम्स P2, ऐसी फैमिली ऑफ प्लेन बननी चाहिए, तभी और सिर्फ तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब अगर P3 इज इक्वल टू ए टाइम्स P1 प्लस बी टाइम्स अगर P2 है तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करो। a टाइम्स P1 प्लस b टाइम्स P2 शुड बी इक्वल टू P3। तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? a, दूसरे में से आ रहा है b, दिस शुड बी इक्वल टू 3। समझे? समझे क्या मैं बात कर रहा हूं कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने हैं तो फैमिली ऑफ प्लेन बनना चाहिए पक्का पक्का। तुम इस मेथड को समझ लो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे सारे के सारे। समझा, मैं थोड़ा डिटेल में रहा हूं, जब सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? x का कोफिशिएंट a टाइम्स 1 प्लस b टाइम्स 1 शुड बी इक्वल टू 3, तो a प्लस बी इक्वल टू 3। y का कोफिशिएंट यहां पे 1 यानी a टाइम्स 1 प्लस यहां पे 2 यानी b टाइम्स 2 शुड बी इक्वल टू 2। इसमें से को सब्ट्रैक्ट किया तो b की वैल्यू आई माइनस 1, b की वैल्यू आई माइनस 1 और a की वैल्यू आई 4 के बराबर। a 4 और b की वैल्यू माइनस 1, यानी जो P3 है वो बेसिकली 4 टाइम्स P1 माइनस P2 है, इसीलिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ पाएंगे। ये फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कांस्टेंट टर्म पे भी तो फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो यहां से बन रहा है 6a प्लस 10b शुड बी इक्वल टू म्यू। a कितना 4, तो ये बना 24 माइनस 10 शुड बी इक्वल टू म्यू, यानी म्यू की वैल्यू 14 आ गई। म्यू की वैल्यू 14 अगर आ गई तो म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर 13 के बराबर आ गया। ये वाला मेथड क्यों प्रेफर कर रहा हूं? क्योंकि मुझे D1 D2 D3 निकालना बहुत बेकार लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत मेहनत वाला काम, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते टाइम गड़बड़ भी होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं भरोसा करता हूं कि D को इक्वल टू 0 कर लिया और फिर चेक कर लिया कि फैमिली ऑफ प्लेन में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। जो मैंने कहा था कि P3 शुड बी इक्वल टू कुछ लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली मैंने, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली है। कितनी सिंपल इक्वेशन है ये वाली दोनों। इन दोनों को सॉल्व करके जब मैंने निकाली तो मुझे समझ में आया कि जो P3 था वो एक्चुअल में 4 टाइम्स P1 माइनस P2 लिखा हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ x, y और z वाले कोफिशिएंट की वजह से लिखा हुआ है। कांस्टेंट टर्म भी तो सेम बननी चाहिए। तो जब कांस्टेंट टर्म पे मैंने ये वाला फंडा लगाया, कांस्टेंट टर्म्स पे ये वाला फंडा लगाया, a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस, वहां से मेरी म्यू की वैल्यू निकल गई। ये वाला मेथड अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ये वाला मेथड अगर मुश्किल लग रहा हो तो लेट मी नो, मैं फिर D1 निकालता हूं, फिर D2 निकालता हूं, फिर D3 निकालता हूं, लंबा मेथड, और फिर सारी बातें आपको दोबारा बताता हूं। बताओ, मजा आ गया? अंडरस्टूड, गुड 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 गुड।
ये इजी है, गुड। ओके, अगर किसी के लिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड इजी है, यू मे यूज दैट वन, ओके, नो प्रॉब्लम। इस मेथड से एक और क्वेश्चन, एक और नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया हो इस वाले मेथड से, कोई बात नहीं, यू कैन यूज द डिटर्मिनेंट मेथड, उससे बहुत इजीली हो जाएगा, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार बोला है इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जीरो सॉल्यूशन आने चाहिए। करो जरा, करो जरा, करो जरा। जो वाला मेथड मैंने बताया है उस मेथड से, मैं उसी मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप भी अगर उस मेथड से ट्राई करो और आपका अगर आंसर आ गया तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखते हैं जरा। जिसका आंसर निकले बताना, चैट को मैंने ऑन कर दिया है। क्रिस्टल क्लियर सर, गिव अस क्वेश्चन। इस मेथड से एक और क्वेश्चन अभी बताऊंगा। मजा आ गया, समझा, वेरी गुड। 4,3, बहुत बढ़िया। इनकंसिस्टेंट का मतलब सिस्टम शुड हैव नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सब जगह एक जैसा है, यानी सॉल्यूशन आ रहा है। इनकंसिस्टेंट यानी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए, बहुत सारे बच्चों ने P3 इज इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा P2, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। यस, इट इज रॉन्ग। अभी बताता हूं क्यों, अभी बताता हूं क्यों। बी गड़बड़ है आंसर, ए करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने निकाला, श्रेयांश ने निकाला, व्योमेश ने निकाला, विश्वजीत, सृष्टि, ऋषि, सबने। चलो, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी बताइए, एक काम, मेरी रिक्वेस्ट पे एक काम और करो, मेरी रिक्वेस्ट पे एक काम और करो। वो जो मैंने आपको फैमिली ऑफ प्लेन वाला मेथड बताया उसको एक बार और दोबारा समझा रहा हूं। अब की बार पक्का समझ में आ जाएगा, अब की बार पक्का समझ में आ जाएगा, पक्का, गारंटी, गारंटी समझ में आ जाएगा। देखो, इनकंसिस्टेंट का मतलब डी तो जीरो होना चाहिए। डी आप सबने निकाला होगा, वो 1 2 3 3 4 5 और 4 4 4 वैल्यू जीरो आ रही होगी, पक्का पक्का आ रही होगी, आप सबने निकाल ली होगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि P3 शुड बी इक्वल टू लैम्डा, चलो लैम्डा नहीं ले रहा हूं मैं, कुछ A टाइम्स P1 प्लस B टाइम्स P2 फैमिली ऑफ प्लेन होना चाहिए। तो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ऐसा नहीं है तो आते हैं जीरो सॉल्यूशन, समझे। अब क्योंकि डी जीरो आ रहा है तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। दोबारा सुनना, दोबारा सुनना, कोई बात नहीं। डी जीरो आने का मतलब P3 इज इक्वल टू कुछ A टाइम्स P1 प्लस B टाइम्स P2 फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन को एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट तो सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि डी जीरो आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक। तो अगर एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहां से इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, इसको बी से, और इसको कुछ नहीं। तो एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है a इंटू 1 प्लस बी इंटू 3 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 4। वाई का कोफिशिएंट 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बन जाएगा 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करूं तो बना 2b इज इक्वल टू 4, यानी b की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू अगर 2 आई तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 -2 आ रही है क्या, ठीक है। यानी कि जो P3 है दिस इज एक्चुअली माइनस ट्वाइस ऑफ P1 प्लस 2 टाइम्स P2। आप Z का कोफिशिएंट भी चेक करके देख लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट हैं, जो कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट हैं, ये वाले कोफिशिएंट, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए। यानी कि P3 का कांस्टेंट टर्म क्या है, डेल्टा, इक्वल टू -2 टाइम्स P1 का कोफिशिएंट टर्म क्या है,
1 प्लस 2 इंटू P2 का कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, म्यू, यानी कि एक सेकेंड, -2 टाइम्स P1 प्लस 2 टाइम्स P2, ठीक है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू -2। अगर ये इक्वल टू हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये इक्वल टू नहीं हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमें कह रहा है भैया इनकंसिस्टेंट बनना चाहिए, यानी ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। 4,3 डाल के देखो, 4,3 डाल के देखो, तो म्यू की वैल्यू डालनी है 4 और डेल्टा की वैल्यू डालनी है 3। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 -2, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, यानी इस पे तो, इस पहली वाली वैल्यू पे तो कांस्टेंट टर्म सेम नहीं आ रही है, यानी इस पे तो आएंगे जीरो सॉल्यूशन। इसको डाल के देखते हैं जरा, कंडीशन क्या है अपने पास है 2 म्यू इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 2 है ना, इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, क्यों, क्योंकि म्यू पहले है डेल्टा बाद में। अब सेकंड वाली वैल्यू को चेक कर रहा हूं तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। 1,0 पुट करके देखो, 1,0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाली वैल्यू भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। और तीसरी वाली वैल्यू डाल के देखो, 3 इंटू 2 6 और 4 प्लस 2 6, ये वाली वैल्यू भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। अगर आप इतनी सी बात समझ लो कि d इक्वल टू 0 होने का मतलब ये पॉसिबिलिटी है, और इस पॉसिबिलिटी में अगर एक्स वाई जेड वाले तो सेटिस्फाई करेंगे पक्का पक्का इस कंडीशन को, कांस्टेंट टर्म वाले जो वैल्यूज हैं वो भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करी तो जीरो सॉल्यूशन आएंगे। अब मैंने ये ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स का कोफिशिएंट उठा लिया तो ए और बी की वैल्यू आ गई, तो मुझे ये वाला रिलेशन पता चल गया। इस रिलेशन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू डाल के देख लो, वो तो सेटिस्फाई करेंगी, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट डाल के देख लो, वो तो सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर आप कांस्टेंट टर्म डाल के देखो तो वो सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म डालने से जो रिलेशन आया वो ये निकल के आया था, 2 म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। आपको ये चेक करना है कि ए बी सी डी इन चार ऑप्शन में से इस ऑप्शन को कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जो कि था ऑप्शन ए। बोलो, बोलो 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 बोलो। अब समझ में आ रहा है क्या फैमिली ऑफ प्लेन वाला मेथड? वो भी मेथड बताइए ना सर। तो वो मेथड बताने के लिए मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिएगी। आप मुझे ये बताओ कि डी तो जीरो आ रहा है, ठीक है, D1 D2 और D3 की वैल्यू बता दो जरा मुझे फटाफट से, किसी ने निकाल ली हो तो। मेरे पास निकालने का टाइम नहीं है। टाइम हो रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, चैट ऑफ रखनी पड़ेगी। अब की बार ए की वेरिएबल है लैम्डा, आपको चेक करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को तुम होमवर्क में करके लाना, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 को होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी करो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, हमें होमोजेनियस वाला पार्ट भी कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करो भी। फॉर सम अल्फा एंड बीटा इन आर द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग थ्री प्लेन्स इज ए लाइन, तीनों का इंटरसेक्शन एक लाइन आ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछिए आपसे। जो बच्चे सर P1 प्लस लैम्डा P2 वाला डाउट पूछ रहे थे उनको मैं समझाऊंगा, अब समझाऊंगा क्लास के लास्ट में, मुझे याद दिलाना, उस टाइम मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चंस के बीच में बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो। चैट ऑन है, कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है।
निकला किसी का जवाब? टेन निकल गया है। 10 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन, रियली वेल डन, मजा आ गया, गुड। के यू ने 10 जवाब निकाला और सही निकाला है, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिया है, वेल डन यार। मनन का भी 10 आया, पीपी का भी 10 आया, आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का आ चुका है अब तो। ओके, गुड गुड गुड। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, समय की कमी है थोड़ी सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो, तीनों प्लेन एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आए। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब डी को तो जीरो करना ही पड़ेगा। डी को जीरो किया तो आ रहा है 1 4 -2, 1 7 -5 और 1 5 और अल्फा। दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 1 के साथ आया 7 अल्फा प्लस 25, -4 के साथ क्या आया अल्फा प्लस 5, और -2 के साथ क्या आया 5 - 7 यानी -2। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 7 अल्फा प्लस 25 -4 अल्फा -20 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 7 - 4 3 अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास -3 के बराबर। ठीक, अल्फा की वैल्यू -3 आई तो पहली इक्वेशन है x प्लस 4y, या लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये वाला बन गया मेरे पास -3z इज इक्वल टू 5। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आने हैं, यानी कि मैं कह रहा हूं कि P3 शुड बी इक्वल टू कुछ a टाइम्स P1 प्लस b टाइम्स P2, और a और b की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं कैसे, इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से मल्टीप्लाई, और x वाले कोफिशिएंट कंपेयर करो। तो x वाले कोफिशिएंट a के साथ 1, b के साथ भी 1, तो बन गया a प्लस b इज इक्वल टू 1। y का कोफिशिएंट 4a प्लस 7b, 4a प्लस 7b, y का कोफिशिएंट 5, दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो पहली वाली इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट किया तो 3b इज इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू आई 1/3, यानी कि a की वैल्यू आई 2/3। इसका मतलब जो P3 है वो बेसिकली 2/3 टाइम्स P1 प्लस 1/3 टाइम्स P2 होना पड़ेगा, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं वो भी तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि 2/3 इंटू P1 का कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 1/3 इंटू P2 का कांस्टेंट टर्म यानी कि बीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो यहां से क्या आ रहा है भैया 5 - 2/3, यानी कि यहां से आ रहा है बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 5 - 2/3, 15 - 2 13, तो बीटा की वैल्यू आ गई 13। बीटा 13 आया, अल्फा -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। बोलो, अब तो धीरे धीरे ये P1 प्लस P2 वाला मेथड क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा जल्दी आता है आंसर इससे। D1 D2 D3 सब निकालने अगर पड़ जाए तो टाइम बहुत लग जाता है। आ गया, गुड। डी को जीरो करना जरूरी है ना यार, क्योंकि डी को जीरो करने से ही तो अल्फा की वैल्यू आएगी। ओके, फॉर डिटेल्ड वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड लाइव चैट, visit academy.amazon.in or download the app.